तो आपने राजस्थान की कहानी सुनी और अब आज की जो हमारे मेन मुद्दा, मुख्य मुद्दा है, अब उस पर आ जाते हैं, भ्रष्टाचार की जुगलबंदी। जी हां, हम अक्सर सुनते हैं और साइंस का नियम है, एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। लेकिन जब जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी जब ये एक्शन में आती हैं तो रिएक्शन क्या होता है, ये आज देश ने देखा। ये आज देश ने देखा। अब से पहले जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ थी, एक दूसरे से लड़ रही थी, आज वो सभी पार्टियां, तमाम राजनीतिक पार्टियां, कई राजनीतिक पार्टियां आज सीबीआई, ईडी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में आ गई। बीआरएस जो है उसके मुखिया चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी के कविता को जब सीबीआई ने समन भेजा, माफ कीजिएगा, ईडी ने समन भेजा शराब घोटाले के लिए, तो बाकायदा उन्होंने जो है दिल्ली में आकर एक मोर्चा खोल दिया केंद्र सरकार के खिलाफ और वहां कई पार्टियों के नेताओं को जुटा लिया। और इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार की जुगलबंदी, जब सीबीआई, ईडी एक्शन में आए तो तमाम पार्टियां रिएक्शन में आए। और इससे पहले आपने यह भी देखा था जब कांग्रेस की तरफ से एक पहल चल रही थी, जब कांग्रेस कह रही थी कि चलो हमारे नेतृत्व में सब लोग मिलो, तो बीआरएस जो है उसने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, कई पॉलिटिकल पार्टियों ने इनकार कर दिया था। लेकिन आज बीआरएस कांग्रेस का मुंह देख रही है और कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ सबको एक साथ आना जरूरी है। और ये जो भ्रष्टाचार की जो जुगलबंदी है, इसी पर आज चर्चा, इसी पर डिबेट करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आज की प्रमुख जो साउंड बाइट्स है जरा वो सुन लीजिए कि नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमारे समाजवादी पार्टी, आरजेडी पार्टी, आरएलडी पार्टी, पीडीपी पार्टी, एनसीपी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, सीपीएम, सीपीआई, शिवसेना, टीएमसी, ये सारे पार्टीज ने, जो एक दो लोग नहीं आ पाए उन्होंने अपना सपोर्ट भी दिया है, ऑनलाइन में, ट्विटर में भी डाला है, और बाकी लोग आके यहाँ पे मंच से बोल के हमारे समर्थन में वो यहाँ आके अब सबसे मिलके भी गए। आप मुझे बताइए, 14 घंटे सीबीआई ने उनके घर पे छापेमारी की, कुछ नहीं मिला, गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला, दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला, बैंक में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। 5 दिन सीबीआई ने पूछताछ कर ली, कुछ नहीं मिला। 2 दिन फिर सीबीआई ने पूछताछ कर ली, कुछ नहीं मिला। तुरंत ईडी को सक्रिय किया गया। आप बताइए, 10 महीने से जो ईडी सो रही थी, अचानक उसको लगा कि अरे भाई ये तो बाहर आ जाएंगे, इनको तुरंत गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करके, तो ये खेल सारा इस देश के लोगों को समझ में आ रहा है। सत्यमेव जयते, जो कोर्ट कहती है उसको मानना चाहिए। पर यह दुख की बात है कि जब न्यायालय सत्येंद्र जैन को 9-9 महीने तक जेल में रखती है, जब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिलती है, आज उनको फिर से रिमांड में रखा जाएगा, उनको राहत नहीं मिलेगी। विजय नायर को 6 महीने तक जेल में रखा है, कोर्ट ने रखा है। तब कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर भी ऐसे लोगों को कट्टर ईमानदार कहने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं, विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं, परंतु शराब घोटाले का एक भी सवाल का जवाब देने से वो कतराते हैं। तो लालू यादव का परिवार जांच के घेरे में, के चंद्रशेखर राव का परिवार जांच के घेरे में, और कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के कई नेता, मनीष सिसोदिया सहित जो है कई नेता जांच के घेरे में। और इसीलिए जो है अब विपक्षी एकता का फॉर्मूला तलाशा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। और मेरा 2 टूक का सवाल आपके सामने है आज, मेरा 2 टूक का सवाल जिस पर इस चर्चा, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का 2 टूक का सवाल, सीबीआई, ईडी एक्शन में, क्या इसलिए विपक्षी एकता रिएक्शन में? जी हां, सवाल बड़ा साफ है, बड़ा सपाट है। सीबीआई, ईडी एक्शन में, क्या इसलिए विपक्षी एकता रिएक्शन में? यह मेरा सवाल। और इस पर चर्चा करने के लिए 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ जो 4 मेहमान जुड़ रहे हैं, अर्शप्रीत खड़ियाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अर्शप्रीत खड़ियाल जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अर्शप्रीत खड़ियाल जरा स्क्रीन पर दिखाइए अर्शप्रीत खड़ियाल का। अर्शप्रीत खड़ियाल का इंतजार कर रहे हैं। अर्शप्रीत खड़ियाल जो है मेरे साथ नहीं, अभी अर्शप्रीत खड़ियाल जुड़ेंगे, लेकिन पहले स्टूडियो में मैं बता दूं मेरे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है शिवम त्यागी। और मेरे साथ अजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो फॉक्स पेट्रोलियम के सीईओ हैं, उद्योगपति हैं वैसे, लेकिन इनको लगता है कि जो सीबीआई, ईडी जो एक्शन में आई है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार की सफाई बड़ी जरूरी है। और इसलिए आज मेरे साथ है। और 2 और मेहमानों का इंतजार मैं कर रहा हूं, अर्शप्रीत खड़ियाल
और अर्शमीत खड़ियाल मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, और संजीव कौशिक मेरे साथ जुड़ेंगे जो आम आदमी पार्टी के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारों में मैं पहले शुरुआत शिवम त्यागी आपसे करता हूं। शिवम त्यागी, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प तस्वीर हम देख रहे थे। जो कविता हैं, जो बीआरएस की नेता हैं, वो खड़ी थी, पीछे तख्तियों में जो है वो महिला बिल के जो महिला आरक्षण का जो है उसकी तख्तियां थी लोगों के हाथ में, और आज वो महिला आरक्षण के नाम पर ही बाकायदा दिल्ली में उतरी थी प्रदर्शन करने के लिए। और जब उन्होंने जिन पार्टियों के नाम गिनवाए, उन्होंने कहा आरजेडी सपोर्ट में, आम आदमी पार्टी सपोर्ट में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट में, कई पार्टियों के उन्होंने नाम गिनवाए। उनमें वो पार्टियां भी शामिल हैं जिन्होंने कभी महिला आरक्षण का बिल संसद में पेश होने पर फाड़कर फेंक दिया था। तो ये तो साफ दिख रहा है कि सीबीआई ईडी एक्शन में, और इसीलिए अब तमाम लोग रिएक्शन में। क्या कहेंगे? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। ये लोकतंत्र ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब अगर आप देश का पैसा खाओगे, आम आदमी का पैसा खाओगे, जनता का पैसा खाओगे, घोटाले करोगे, तो ये तो एक ईमानदार आदमी की सरकार है जिसने आते ही कह दिया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब ईडी को वैसे तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, लेकिन अगर मैं इस लिहाज से देखूं आज जो मामला चल रहा है तो इसका फुल फॉर्म तो इटर्नल डेमोक्रेसी होना चाहिए, यानी कि शाश्वत लोकतंत्र, यानी कि अनंत लोकतंत्र। पैसा जो दिया है वापस दे रहे हैं लोग, अटैच हो रहा है, लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच हो गई है, 800 से ज्यादा करोड़ की जब्त हो गई है और तमाम चीजें हैं। अब टीआरएस पर आते हैं। टीआरएस जो अभी फिलहाल बीआरएस हो गई है, मतलब कुल मिलाकर वो अब देश में आकर जो है मोदी जी को टक्कर देना चाहते हैं, उनसे लड़ना चाहते हैं। खैर, लोकतंत्र है, उनका स्वागत है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे ही आपको ईडी ने नोटिस दिया, तुरंत ही आपने जो है मोर्चा खोल दिया महिला रिजर्वेशन के नाम पर। अब महिला आरक्षण को लेकर लोगों की क्या सोच रही है, पार्टियों की क्या सोच रही है, मुझे लगता है ये देश अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आपके अपने घोटाले खुल गए हैं, तो आज अब आपको साथ आना पड़ेगा। जैसे कि ईडी ने जिस तरीके से और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर और तमाम लोगों पर और विजय नायर पर और इन सब पर कार्रवाई की है, और उनके डॉट्स जुड़ रहे हैं केसीआर की बेटी से, तो आज वो महिला उसकी बात कर रही है, रिजर्वेशन की बात कर रही है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम, और दूसरा ये भ्रष्टाचार का जो डर है, इन लोगों को जोड़ दिया है, सब लोगों को इकट्ठा करके, और इस लेवल पर लोग आ गए हैं कि अब उनको और कुछ तो नजर नहीं आता, क्योंकि जनता के बीच में एक्सेप्टेंस नहीं है, घोटालों से वो बच सकते हैं नहीं है, ऊपर कोई ऐसा सुपर प्राइम मिनिस्टर बैठा हो जो डायरेक्ट कर दे कि नहीं भाई ठीक है इनको छोड़ दो, नहीं है। आपको हम खुद भी भ्रष्टाचारी हैं और आपको भी बचा देंगे, छोड़ते हुए चलेंगे, नहीं है। एक पॉलिटिकल पैटर्नेज होती थी कि भाई ठीक है राजनीतिक संरक्षण है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कर लिया तो नीचे जाने दो, वैसा कुछ नहीं होता है। तो अंततः इनको नजर आता है, इनको लगता है कि बस यही देश की नजर में धूल झोंकते रहिए, झूठ बोलते रहिए। लेकिन शिवम, बार बार एक बात जो आती है, अभी मैं अगर बाकी जाऊंगा, मैं संजीव कौशिक के पास जाऊंगा और अर्शमीत खड़ियाल जब जुड़ेंगे उनके पास जाऊंगा, तो एक बात बार बार उठती है। अभी कुल मिलाकर देखें तो करीब 150 नेता हैं देश में जिनके खिलाफ एक्शन चल रहा है। उनमें से 90% जो हैं, शायद 93% अगर मैं गलत नहीं हूं, राइट, वो सारे के सारे विपक्षी नेता हैं। बिल्कुल। तो भाई वो सवाल यही पूछ रहे हैं कि भाई देश में करप्शन को मिटाने की जो मुहिम चल रही है उसमें सारे विपक्षी क्यों आ रहे हैं? सत्ता पक्ष के बैठे लोग उसमें। पहले तो ये मिथ है कि बड़ा इंटरेस्टिंगली कि पहली बात तो ये है कि 2004 से 14 तक तो कांग्रेस रही है, और आपने भी देखा होगा उन्होंने तमाम लोगों को उन्होंने उठाकर जेल डाला। ये राजा जैसे लोग जेल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों को उन्होंने जेल डाला, या कितनों को इन्वेस्टिगेट कर पाए, या कितनों को घोटाले में कन्वे कर पाए, या कितनों के ऊपर एफआईआर कर पाए? जाहिर है नहीं मिला तो नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है, अभी कर्नाटक में पहली बात तो चुनावी स्टेट है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बावजूद उसके वहां पर जो है एक विधायक का बेटा 8 करोड़ रुपए की रिश्वत अगर लेते हुए पकड़ा गया तो उसको उठाया गया, उसको उठाकर जेल डालने की बात की गई, और उसको भी छोड़ दीजिए, इस लोकायुक्ता के तहत जिसको डाला गया इसको सिद्धारमैया ने बैन कर दिया था। फिर वहां के हाई कोर्ट ने कर्नाटका के जाके उसको इंपोज किया और कहा कि नहीं ये लोकायुक्ता रहेगा, और आज उसी ने ही भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे को अंदर डाल दिया। तो अब आप मुझे बताइए कि घोटाले कर रहे हैं तो अंदर क्यों नहीं जाते? और छोटी सी एक लिस्ट है, इन घोटालेबाजों का नेटवर्क और नेक्सस कितना बड़ा है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। 950 करोड़ के घोटाले में लालू जी कन्विक्ट हैं, 1000 करोड़ के घोटाले में हेमंत सोरेन जी पर ऑलरेडी जांच चल रही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, और 3 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। 5000 करोड़ के घोटाले में राहुल जी और सोनिया जी हेराल्ड मामले में बेल पर हैं। 1034 करोड़ के मामले में संजय राउत पत्राचार स्कैम में ऑलरेडी 1 साल की जेल काट के आ चुके हैं। 500 करोड़ के मामले में डीके शिवकुमार जेल काट के आ चुके हैं। 97,000 करोड़ के घोटाले में एक रिपोर्ट अभी बाहर आई अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी यादव समझ के, और आरएस यादव की संपत्ति को मैं लगा नहीं रहा हूं। 5 करोड़ के मामले में सत्येंद्र जैन है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में है, और 2800 करोड़ के मामले में कि कैसे राजस्व का लॉस पहुंचाया मनीष सिसोदिया है।
इन लोगों ने इतना पैसा लूट लिया इस देश का कि अगर ये उसको निकाल दे तो नया देश खरीद रहे हैं हिंदुस्तान के बराबर में। पाकिस्तान की जीडीपी को 2 मिनट में ऊपर ले आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इन पर कार्रवाई होती है तो कहते हैं हमें मार दिया। अरे सुनिए भैया, बात साफ है। अगर पैसा खाओगे, घोटाला करोगे या किया है तो वापस देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। हर्षमित खड़ियाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षमित, आपके पास आऊं उससे पहले मैं संजीव कौशिक आपके पास जा रहा हूं। संजीव कौशिक, आज जो कुछ दस्तावेज जो अदालत में रखे गए, जो रिपोर्ट रखी गई अदालत में, वो तो साफ तौर पर जो मनीष सिसोदिया को जो लोग भगत सिंह से कहते हैं, मतलब बड़ी शर्मनाक बात है, भगत सिंह से तुलना हो रही थी मनीष सिसोदिया की, और जो है ये कहा जा रहा था वो तो भगत सिंह, आप पता नहीं क्या क्या उनको कह दिया। लेकिन वही मनीष सिसोदिया जो है 14 फोन जो हैं, उनका पीए, उनका जो सहायक है, उसने स्वीकार किया कि 14 फोन जो है बदले गए हैं, मेरे नाम से लिए गए और वो मनीष सिसोदिया ने इस्तेमाल किए। उनके सिम कार्ड कहां हैं, उनमें से ज्यादातर के सिम कार्ड का पता नहीं, फोन कहां नष्ट कर दिए पता नहीं। जो आदमी साफ सुथरा होता है वो इस तरह से डिजिटल जो सबूत होते हैं उनको मिटाता थोड़ी है। फिर आप कहते हैं कि जांच में सहयोग कर रहे हैं, कहां सहयोग कर रहे हैं संजीव? अशोक जी, कमाल है कि ये बात लोगों की जानकारी में आ गई कि कितने मोबाइल फोन इस्तेमाल किए, कितने सिम इस्तेमाल किए, लेकिन ईडी और सीबीआई ने अभी तक क्या क्या बरामद किए ये अभी किसी को पता नहीं है। कितने पैसे बरामद किए, घोटाले का रकम क्या है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। पहली बात तो आते हैं इस मुद्दे पर। आपने शायद एक मिनट संजीव, आप आगे बढ़े, आपने शायद पूरी तरह से दस्तावेज जो देखे नहीं। 293 करोड़ का घोटाला जो है वो उसने बोला है, जिसमें से 100 करोड़ की लेन देन हुई है सीधा, और वो ये भी कह रहे हैं कि 100 करोड़ जो है वो कहां गया, उसको तो स्वीकार करने वाले लोग वहां पर बैठे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ 100 करोड़ की लेन देन हुई है। तो जाहिर सी बात है कि मनी ट्रेल जो है किसी भी करप्शन में वो रातों रात नहीं पता चलता, लेकिन इतना पता चल गया कि अमाउंट क्या था और कितना पैसा इधर उधर ट्रांसफर हुआ, ये सब जानकारी तो है ना सामने। अशोक जी, पीएमएलए का जो एक्ट है और ईडी ने जिस अपने ताकत का इस्तेमाल किया है, 250 से ज्यादा याचिकाएं लगाई जा चुकी है उसके अगेंस्ट में कि किस तरह से उसका बेजा इस्तेमाल किया जाता है। ईडी के कन्विक्शन रेट को देखते हुए आप ये भी जान सकते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल करती है, उसके साख पर कितना बट्टा लगा है। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि किसी जेल में बैठे जो सीबीआई के कस्टडी में कोई व्यक्ति है, उसने यदि कोई स्टेटमेंट दिया कि हमने अशोक जी को दे दिए 500 करोड़ रुपए दे दिए, तो क्या इस आधार पर अशोक जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि सबसे पहले 500 करोड़ रुपए खोजे जाएंगे? हम तो ये जानना चाहते हैं, ईडी इसका जवाब दे। ईडी ने जिस तरह से अपने पावर का इस्तेमाल किया और सीबीआई ने, कौन नहीं जानता है कि ईडी और सीबीआई दिल्ली पुलिस के जो एक्ट है उसके अधीन सीबीआई का गठन हुआ था, और ईडी का गठन जिस अंदाज में हुआ था और जिस तरह से उसको स्वायत्त संस्था बनाया गया था, क्या यह पंगु नहीं है? क्या इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? दूसरी बात, जो करप्शन की बात, अगर आपको लगता है इस्तेमाल हो रहा है तो आप ये केस खत्म करने के लिए अदालत में क्यों नहीं? आपने इतनी याचिकाएं गिना दी, 250 याचिकाएं लगी हैं, लेकिन अदालत में किसी भी कोर्ट ने ये कहा कि नहीं इनको रद्द कर देना चाहिए, ईडी जो गलत कर रही है। अशोक जी, बड़ी आसानी से ये बात समझा दी जाती है टीवी चैनलों पे कि यदि आप निर्दोष हैं, यदि आपने कोई घोटाला नहीं किया है तो आप बेदाग निकल के वापस आ जाएंगे। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि जेल में चाहे 2 दिन रहे, 2 साल रहे या 20 दिन रहे, जब वापस निकल के आते हैं तो आप बेदाग वापस नहीं निकलते हैं, तब तक आपका सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। और यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि किस तरह से काली खोद दी जाए। मैं तो ये देख रहा था कि एडीआर का मैं रिपोर्ट देख रहा था, 77 लगभग 70 से ज्यादा ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो पिछले 8 सालों में कुछ की संपत्ति, एक की संपत्ति तो 1306% बढ़ी है। नाम भी मुझे जानकारी है लेकिन मैं यहां बोलूंगा नहीं। एक की संपत्ति 2286% के हिसाब से उनकी संपत्ति बढ़ी है। कौन जांच करेगा इसके बारे में? कौन बात करेगा? ठीक है। आप ईडी और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। अजय जी, आपको लगता है कि जो ईडी और सीबीआई जो है, हमेशा होता है कि भाई इनका दुरुपयोग हो रहा है, और अभी वो कह रहे हैं कि भाई जो है बिल्कुल सरकार के एक तरह से जो है सरकार के टूल की तरह। आप इससे सहमत हैं? आपको लगता है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? मेरा कहना बहुत सिंपल है। मैं तो वैसे भी इस पैनल में बहुत छोटा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है सीबीआई और ईडी में डिफ्रेंशिएट करना बहुत इजी है। सीबीआई सो मोटो केस ले सकती है और ईडी जब तक प्रीडिक्मेंट ग्राउंड बेसिस नहीं होगा वो कभी भी नहीं जाएगी। इसका मतलब पहले ग्राउंड क्लियरेंस हो चुका है, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ है, इसलिए। और वो मनी ट्रेल को जांच करती है, वो किसी चीज को जांच नहीं करती, चाहे वो बिजनेसमैन के खिलाफ हो चाहे पॉलिटिशियन के खिलाफ हो। सो नो वन शुड गेट ऑफेंडेड अबाउट मी एंड द थिंग इज वेरी क्लियर
कि आपने कुछ किया है तभी इस ईडी गई है। ईडी यूं ही नहीं जाती। सीबीआई के बारे में आप बोल सकते थे, थोड़ा बहुत एक स्कोप था, CBI के बारे में तो एक बोल सकते थे। सुप्रीम नहीं कोर्ट ऐसा भी नहीं है। सीबीआई भी ये था। फ्री में नहीं बैठी है, वहां भी आईएएस ऑफिसर्स है और मेरा भाई भी आईपीएस ऑफिसर है। यूं ही फ्री में नहीं बैठते हैं लोग, इसलिए वो इतना भी इजी नहीं है, यूं ही आईपीएस नहीं बनते। लेकिन क्या है कि जब आप ईडी के बारे में बात करते हैं तो ईडी सुओ मोटो केस नहीं लेती है। कुछ ना कुछ उनको ग्राउंड पहले से ही केस रजिस्टर हुआ होगा, प्री डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको। और प्री डॉक्यूमेंट में अगर आपके खिलाफ कुछ ऑलरेडी है तो उसको फर्दर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और उस पर पीएमएलए लेकर वो अरेस्ट करते हैं और उसके बाद वो आपको क्या करते हैं, प्रोक्योर करते हैं जो कंट्री की बनी है। इससे क्या होता है, दो फायदे हैं, एक तो रिच और पुअर के गैप का मिटता है। मेरा पहला बिजनेस उसूल है, डू वट एवर यू वांट टू डू बट विदाउट कटिंग डाउन द लॉज ऑफ द लैंड। इन विच कंट्री वी आर वर्किंग इन 23 कंट्री, दैट डजंट मीन कि मैं वहां जाकर उसकी कंट्री में ये कर दूं। मैं वहां की कंट्री में इंडिया से लेबर लेके नहीं जाता, मैं पहला मोटो रखता हूं तुम्हारे लेबर रहेंगे, तो आपको लगता है कि अगर देश में करप्शन के खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है तो ये क्योंकि इसका पॉलिटिकल, मैं फिर कह रहा हूं कि बार बार आरोप लग रहा है इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल, लेकिन देश के बाहर लोगों को लगता है कि भाई ये जो कुछ जांच हो रही है, अगर इंडिया में करप्शन की बात हो रही है उसकी सफाई के लिए जरूरी है आपको? अशोक सर आप तो बहुत पुराने हैं, इतना देखा है जिंदगी में जितना मैं तो अभी स्कूल भी नहीं गया ठीक से। अगर आपके साथ कंपेयर करो, आपको लगता है करप्शन के खिलाफ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके सपोर्ट में जाना चाहिए? अगर करप्शन किया है तो क्या मेरे पापा मेरे को सपोर्ट करते करप्शन के खिलाफ? नहीं कर सकते, तो फिर आपको भी नहीं करना चाहिए। दिस इज सिंपल वे ऑफ लिविंग विदाउट कटिंग डाउन द लॉज ऑफ द लैंड। देयर इज नो मर्सी ऑन एनीवन। क्योंकि इस पे अगर आप जाएंगे तो आप कुछ भी कहिए, आप इसका ब्लेम उसका ब्लेम, मेरे को मत गिनाइए। हम अपना घर क्लीन करते हैं, मुझे जिस दिन किसी ने नोटिस दिया उसी दिन मैं समझा दूंगा फॉक्स पेट्रोलियम किसे कहते हैं। अभी तक तो मैं चेयरमैन हूं और समझा भी दूंगा और बता भी दूंगा कि फॉक्स पेट्रोलियम का मतलब क्या है, क्योंकि आई डू फॉलो द बिजनेस इज विदाउट कटिंग डाउन द लॉज ऑफ लैंड। थोड़ा सा क्या है कि जब पॉलिटिक्स आती है वहां हमारे जैसे लोगों का कोई काम ही नहीं है। हमारे जैसे लोग क्या कहते हैं, हमारे खुद को सिक्योर करना है, किसी ने ऑफिस ऑफ बेनिफिट लिया तो वो तो फंसता है, फिर वो आज बच जाएगा कल बच जाएगा। लेकिन कल तो सरकार, उसको ये भी पता है बिजनेसमैन को, सरकारें तो परमानेंट नहीं रही, इस देश में भी नहीं रही है। बिल्कुल, तो कल तो वो बदल जाएगी। बिल्कुल, इस देश में जिसको ये नॉलेज नहीं है वो बिजनेसमैन भी नहीं है। देश में डेमोक्रेसी है, सरकारें बदलती हैं और चीजें भी बदलती हैं। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, आज जो लालू यादव हैं उनके खिलाफ जो केस की शुरुआत है वो कांग्रेस रिजीम था जब उसके पूरे केस की शुरुआत हुई थी। लेकिन अश्मित खड़ियाल जी, ये कार्रवाई एक तरफ है, लेकिन आज बड़े दिलचस्प रिएक्शन आए। मैं देख रहा था कि टीआरएस जो है अब तक तो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करती थी, अब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ भी। मैं आज टीआरएस की तरफ से, टीआरएस या बीआरएस कहना चाहिए, माफ कीजिए, आज मैं बीआरएस के भी प्रवक्ताओं को मैं बुलाना चाहता था, लेकिन आज वो इस डिबेट में आए नहीं। पर बड़ी दिलचस्प बात है, बीआरएस कल तक तो कहती थी कि भाई हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस जो है, बल्कि यहां तक बीआरएस के नेताओं ने कहा कि भाई जो है जिस तरह से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस कर रहे हैं, वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन आज बीआरएस कांग्रेस से सपोर्ट मांग रही है, कैसा लगता है आपको? और आप क्या सोच रहे हैं कि क्या कांग्रेस और बीआरएस नजदीक आ रहे हैं क्या? देखिए, पूरा देश चाहता है कि कांग्रेस उनको सपोर्ट करे, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अब्यूज ऑफ पावर कर रही है, दुरुपयोग कर रही है एजेंसीज का। अब हम फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद आप खुद मन बनाइएगा कि अब्यूज ऑफ पावर हो रही है कि नहीं हो रही। ऐसी कोई ऑपोजिशन पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है जिसके खिलाफ आईटी, ईडी, सीबीआई, सेबी का केस पेंडिंग ना हो। ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी, एमके स्टालिन साहब की बेटी, शरद पवार साहब, अरविंद केजरीवाल साहब, चरणजीत चन्नी साहब, और मैं आगे जाता जा सकता हूं, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। अब आ जाते हैं मीडिया चैनल्स पे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सेम पेज पे नहीं है, सहमत नहीं है। बीबीसी आईटी सर्वे हो गया, उससे पहले एनडीटीवी, उससे पहले क्विंट, उससे पहले दैनिक भास्कर, उससे पहले ऑल्ट न्यूज। अब आ जाते हैं फैक्ट्स पे। जब हमारा रजीम था, 112 रेड्स थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, भारतीय जनता पार्टी आई, 3000 प्लस रेड्स होगी। अब अगर रेड्स इतनी होगी, एक्शन इतना ज्यादा हो रहा है, तो कन्विक्शन 0.05% क्यों रहेगी? इसलिए सवाल है कि अगर 100 केस दर्ज हो रहे हैं तो 100 में से 99.9% बरी हो रहे हैं, अक्विट हो रहे हैं, एक को भी नहीं सजा हो रही। ये क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है।
अब दूसरा फैक्ट क्या है कि सीबीआई ने जितने केस अब तक दर्ज किए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, वो ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ है। 95% केस ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ है। अब एडीआर की रिपोर्ट, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सिटिंग एमपीज एमएलएज हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। लेकिन आप देखिए, अजूबे की बात है कि एक भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर के खिलाफ एक भी ईडी का केस नहीं है। ये कैसे संभव है? एडीआर के हिसाब से क्रिमिनल केसेस सबसे ज्यादा, करप्शन का एक भी नहीं। और उससे भी ज्यादा अचंभे की बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, बताया मुझे, मेरा सवाल है कि ऐसी कोई वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास जो ये कहते हैं कि दूसरी पार्टी में लीडर के खिलाफ केस हो तो वो गलत है, जब वही लीडर इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो दाग सारे धुल जाते हैं। नहीं, अर्शमीत जी, मेरा जो सवाल था, मैं फिर एक बार दोबारा करूं। वो ठीक है, आपने ईडी को लेकर और जो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठाया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आज तो बीआरएस ने सपोर्ट मांगा है आपसे कि भाई इस लड़ाई में साथ आइए। तो फिर अगर आपको भी लगता है, बीआरएस को भी लगता है और अरविंद केजरीवाल को भी लगता है, तो आप लोग सब एक पेज पे क्यों नहीं है? कुछ लोग एक पेज पे है, लेकिन कांग्रेस कुछ अलग थलग दिख रही है, क्योंकि आज तो बीआरएस की तरफ से कई पार्टियों को जुटा लिया गया, लेकिन आज कांग्रेस वहां मिसिंग थी। साहब, हम लोगों के साथ हैं, हम देश के 140 करोड़ लोगों के साथ, और लोग हमारे साथ। सर, उन्हीं लोगों की तो पार्टी है। मुद्दे की बात यह है, अशोक जी, मुद्दे की बात पता है क्या है? हाँ। भारतीय जनता पार्टी जिसको इतना अहंकार है अपनी जीत पे, ऑपरेशन लोटस पे, उसका भी पैटर्न एक रह गया। गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, तेलंगाना, वहां पे ऑपरेशन लोटस हुआ। ऑपरेशन लोटस में ईडी, सीबीआई, सेबी, आईटी का भी इंफ्लुएंस है एलिजेडली। डराते हैं साहब। और ये कैसे हो जाता है कि जब वही लीडर्स इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो सारे केस शांत हो जाते हैं। नहीं, पर अश्वित जी, मेरा फिर सवाल है। कैप्टन अमरिंदर साहब जी का, अश्वित जी, मेरा फिर सवाल है। अश्वित जी, आप जब कहते हैं 140 करोड़ लोगों के साथ है, तो उन 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बीआरएस भी करती है, आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है, तो आप उनके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि आप ही की पार्टी के जो दिल्ली के मुखिया है, वो दिल्ली के मुखिया जो हैं कांग्रेस के, वो जब मनीष सिसोदिया पकड़े जाते हैं तो वो कहते हैं बड़ा अच्छा किया, बहुत सही कार्रवाई, बड़ा ये एक्शन जरूरी था। तो आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया जो है करप्ट है? आपको लगता है कि कविता जो है उन्होंने शराब घोटाला किया, लेकिन बाकी लोग जो है उनके ऊपर कार्रवाई गलत है? देखिए, ऐसा हम जाते हैं फैक्ट्स के साथ। फैक्ट्स क्या कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लिकर पॉलिसी बनाई, उसके बाद जब इंक्वायरी की बात हुई तो उन्होंने लिकर पॉलिसी को रिपील कर दिया, खारिज कर दिया। ऐसा क्यों? दूसरा सवाल, अगर ये सही थे तो मनीष सिसोदिया साहब जब सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां से रिलीफ क्यों नहीं मिला? सीबीआई को एक्स्ट्रा रिमांड कैसे मिल गई? सीबीआई रिमांड, उसके बाद जुडिशियल रिमांड में गए, उसके बाद ईडी की रिमांड में गए। हालांकि हम नहीं कह रहे वो इनोसेंट है या गिल्टी है, हम तो फैक्ट्स देख रहे हैं साहब। जाहिर सी बात है, वो तो अभी अदालत तय करेगी वो गिल्टी है कि नहीं है, वो तो अदालत तय करेगी। लेकिन आपने इंटरेस्टिंग बात की, ठीक है, मैं इसी पर आऊंगा, क्योंकि आपको लगता है कि भाई जो फैक्ट्स हैं वो दिखा रहे हैं कि शराब पॉलिसी जो है, शराब की जो नीति आई और उसके बाद उसको जिस तरह से वापस ले लिया गया, जिस तरह से पूरा मामला आगे चल रहा है, उससे जो है शक तो होता है। इसीलिए आप लोग मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई का आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने खुलकर सपोर्ट किया। ठीक है, मैं इसी पर आऊंगा जो है शिवम आपके पास, और साथ साथ संजीव कौशिक आपके पास। एक मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कांग्रेस अलग है, लेकिन आज जो पार्टियां जुटी थी उनमें से तमाम पार्टियां, शायद अगर मैं लेफ्ट को छोड़ दूं तो तमाम पार्टियां ऐसी हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप समय समय पर लगते रहे हैं, और ऐसी सारी पार्टियां आज एक साथ खड़ी थी। तो लगता है कि क्या यह भ्रष्टाचार की जुगलबंदी है? आऊंगा इस पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ।
पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायक बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जल पान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। की जुगलबंदी पे बात कर रहे हैं और CBI और ED जो है धड़ाधड़ एक्शन में है और आज तो 3 जगह पर एक्शन दिखाई दिया। एक तरफ हमने देखा कि लालू यादव और राबड़ी देवी जो है ये और इनके रिश्तेदारों के खिलाफ जो है लगातार जांच एजेंसियों की कार्रवाई दिखी, क्योंकि जो घोटाला हुआ था जिसको बताया जा रहा है कि जमीन के बदले नौकरी, लालू यादव रेल मंत्री थे तब कई लोगों को नौकरी दी गई और उनसे उसके बदले में जमीन ली गई। इसके कुछ सबूत, ऐसा दावा किया जा रहा है, पुख्ता सबूत मिलने के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी उनके परिवार के खिलाफ, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ एक्शन चल रहा है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को दिल्ली में केस जो शराब घोटाला हुआ था उसके लिए फिलहाल 7 दिन के लिए ED की रिमांड में भेज दिया गया है। और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो कविता हैं, जो BRS नेता की बेटी हैं, उनको कल ED ने बुलाया है इसी शराब घोटाले के सिलसिले में और इसी सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज कविता जो है शराब घोटाले में पूछताछ से पहले आज दिल्ली में सड़कों पर थी और उनके हाथ में हाथ मिलाए हुए कई नेता, कई राजनीतिक पार्टियों के नेता थे और ऐसे नेता थे जिन सब के ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। तो क्या यह भ्रष्टाचार की जुगलबंदी, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अर्शमीत खड़ियाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संजीव कौशिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, वैसे उद्योगपति हैं, फॉक्स पेट्रोलियम के CEO हैं, लेकिन साथ साथ ये बहुत शिद्दत से मानते हैं कि इस तरह की कार्रवाई जो है देश में भ्रष्टाचार के सफाई के लिए जरूरी है। संजीव कौशिक, अर्शमीत खड़ियाल ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई कुछ फैक्ट जो हैं वो ये दिखाते हैं कि जो कुछ दिल्ली में शराब घोटाला जिसको आप कह रहे हैं वो है ही नहीं, वो हुआ ही नहीं। आप कह रहे हैं कहीं कुछ इसमें कोई घोटाला नहीं है, उसको लेकर वो कह रहे हैं कुछ फैक्ट्स हैं, इसीलिए हमको लगता है कि वो जो एक्शन हो रहा है वो फिलहाल सही दिशा में, जांच में सही दिशा में जा रहा है। तो आपको क्यों लगता है कि भाई जो है इसमें कुछ गड़बड़ी है? अशोक जी, देश का अमृतकाल चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन देश के विपक्ष में जिस तरह से बिखराव है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपना अमृतकाल इसी की वजह से मना रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो आज इस जुगलबंदी को भ्रष्टाचार की जुगलबंदी कह रही है। नहीं तो एक बात बताइए साहब, एक मिनट, आपने विपक्ष का बिखराव है तो मतलब क्या आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि इस लड़ाई में कांग्रेस उसके साथ आए? आपको लगता है? सर, कांग्रेस आए या नहीं आए, कांग्रेस की अपनी मर्जी है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि CBI और ED से क्या कांग्रेस प्रताड़ित नहीं है? जब कांग्रेस प्रताड़ित है और तमाम मैं विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर उसमें से किसी एक को छांट के बात नहीं कर रहा, सबको मैं साथ लेकर बात कर रहा हूं। और जब संजीव कौशिक, मुझे तो यही याद आता है कि जिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर के और जिन लालू यादव को लेकर, जिन शरद पवार को लेकर के आज जो है आम आदमी पार्टी, जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के समर्थन में जब चिट्ठी जारी होती है तो उनमें वो तमाम नेता थे जिनको अरविंद केजरीवाल ने देश का सबसे भ्रष्ट नेता बताया था।
शरद पवार को देश का सबसे भ्रष्ट नेता बताया था अरविंद केजरीवाल ने, और कहा था इन लोगों की, इन नेताओं की जगह जो है जेल की सलाखों के पीछे है। लालू यादव को सबसे भ्रष्ट नेता बताया था। आज आप इन्हीं के साथ जब जाएंगे तो इसको भ्रष्टाचार की जुगलबंदी क्यों ना कही जाए। आज अचानक से वही शरद पवार जिनको अरविंद केजरीवाल कहते थे कि देश के सबसे भ्रष्ट राजनेता है, आज अगर उनकी चिट्ठी लेनी पड़ती है मनीष सिसोदिया के बचाव में तो इसको भ्रष्टाचार की जुगलबंदी क्यों ना कही जाए। अशोक जी, ये कितना इंटरेस्टिंग है कि उस समय तो आम आदमी पार्टी जन्म ही नहीं ली थी और कांग्रेस पार्टी ने केवल हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी अकेली बची है जो कभी भारतीय जनता पार्टी से हाथ नहीं मिलाई। नहीं तो आप फेहरिस्त निकाल के देख लीजिए कि जिन लोगों को भ्रष्टाचारी वो कह रही है, कौन सी ऐसी। सर मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल ने कहा था, नहीं बनाई। नहीं संजीव कौशिक जी, मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारी कहा था। मेरी बात जाने नहीं देंगे। पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो 23-24 दलों की सरकार बनी थी और ये सारे वही दल थे जिन पर आज भ्रष्टाचार का। अरे सर आप तो आम आदमी, नहीं संजीव कौशिक समझिए, संजीव कौशिक मेरी बात समझिए, संजीव कौशिक मेरी बात समझिए। ये जो बीजेपी कांग्रेस जो आप कर रहे हैं ना, आपको बीजेपी नहीं किया कांग्रेस ने, बीजेपी और कांग्रेस से तो अलग है आम आदमी पार्टी ना। वो तो कहते हैं हम राजनीति में सबसे अलग है जी, सबसे शुद्ध है, हम पाक साफ है, बाकी सारे करप्ट हैं। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने शरद पवार को देश का सबसे भ्रष्ट राजनेता कहा था। अगर नहीं कहा था आप बता दीजिए, कहा था कि नहीं कहा था? आप हाँ या ना करिए, बताइए। और भारतीय जनता पार्टी ने अरे भारतीय जनता पार्टी छोड़िए ना, मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं बाबा, मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा। मैं उन अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा था कि वो एक ऑल्टरनेट है देश में, ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स है, जिन्होंने कहा था कि वो देश में सबसे अलग है, जिन्होंने कहा था कि इन तमाम भ्रष्ट पार्टियों का विकल्प देने आए हैं। उन्होंने शरद पवार को देश का सबसे भ्रष्ट नेता कहा था या नहीं कहा था, बता दीजिए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह से फोकस फंसा के और एक मजाक कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी में सवाल, अरविंद केजरीवाल को सवाल पूछता हूं, आप उछल के बीजेपी के, अगर बीजेपी आपका रोल मॉडल है तो फिर आपने पार्टी क्यों बनाई? आप अरविंद केजरीवाल बीजेपी या कांग्रेस में शामिल हो जाते, क्यों बनाई थी आपने पार्टी? इस तरह की घटनाएं बीजेपी कलई उतार रही है। ये रोल मॉडल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बीजेपी कर क्या रही है, लोगों के बीच में जो मैसेज जा रहा है, लोगों ने देखा कि लगातार इसी एमसीडी की बात है। आपको लगता है कि लोग इन बातों पे भरोसा करने वाले हैं? सर बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं लोगों ने। सर भरोसा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं अरविंद केजरीवाल पे लोग क्यों भरोसा करें? जो आदमी कल तक कहते थे शरद पवार देश के सबसे भ्रष्ट नेता है, आज उनके सपोर्ट की चिट्ठी लेके घूमते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मनीष सिसोदिया पाक साफ है। अब ऐसे व्यक्ति पे कौन भरोसा करेगा जो कल को शरद पवार को कहता था चोर है, आज कहते हैं शरद पवार ने मुझे चिट्ठी दे दी कि मनीष सिसोदिया करप्ट नहीं है। ऐसे आदमी पे देश कैसे भरोसा करते? क्या अभी भी ये जानना बाकी रह गया है कि कौन भरोसा करेगा और कौन भरोसा कर रहा है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं बाकी रह गया? और इसी भरोसे की वजह से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, जिसकी वजह से कार्रवाई। मेरे सवालों से भागिए नहीं, मैं आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, मैं आपसे वो सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई जिनको आपने भ्रष्ट कहा था, अगर उनकी चिट्ठी आप लेकर आप आए हैं कि नहीं मनीष सिसोदिया साफ सुथरे हैं, तो इसको भ्रष्टाचार की जुगलबंदी क्यों ना कही जाए? मैं आपसे सीधा सवाल ही पूछ रहा हूं। और मुझे तो सर जिस दिन केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, जिसको भ्रष्ट कहा था उस पर कार्रवाई करेगी। अभी बनने तो दीजिए। यही तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि सरकार बने और केंद्र में सरकार होगी तब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी, निर्णायक कार्रवाई। उनकी सरकार अगर नहीं है तो कार्रवाई जो है फर्जी कार्रवाई। शिवम त्यागी, दिल्ली सरकार के पावर है। देखिए उनका कहना उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि जब तक वो केंद्र में प्रधानमंत्री नहीं बनाते तब तक वो उन लोगों ने जितने भी लोगों को भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहा था उनका समर्थन लेते रहेंगे। देखिए पहला स्टैंड है उनका। जब उन भ्रष्टाचारियों के समर्थन से वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो तब वो उन पे कार्रवाई करेंगे। बताइए इस बात में कहीं लॉजिक नजर आता है क्या? खैर छोड़ दीजिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर है। अब रुक जाइए ना संजीव जी। एक मेरे भाई अर्शप्रीत ने कहा कि देखिए बात ऐसी है, हम तो फैक्ट्स पे जाते हैं जी, फैक्ट्स की बात करते हैं, जो गलत है गलत, जो सही है ये सही। अब मुझे जरा ये फैक्ट समझाएं। यहां पर जो है शराब घोटाले में एक प्रदेश की सरकार के शराब मंत्री अंदर है जेल में। पहले उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया, फिर उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। पहले उनको सीबीआई की रिमांड मिली, फिर वो जेल चले गए, फिर उनको ईडी ने गिरफ्तार किया, फिर उनको रिमांड मिली, अभी तक बेल भी नहीं मिली है। इस मामले में वे उस शराब मंत्री को दोषी मानते हैं, लेकिन उसी शराब मामले में एक दूसरे मुख्यमंत्री की बेटी को ईडी ने कल बुलाया है।
उसको ये पाक साफ मानते हैं, कहते नहीं 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 केसीआर साहब ने गलत नहीं किया, उनके बेटे ने गलत नहीं किया। मतलब ये आपने ये फैक्ट्स कहां से लाया आप? भाई हमें तो ईडी ने दिए नहीं, ना हमें सीबीआई ने दिए, आपको किसने दिए? मुझे अशोक जी ने पूछा, मैंने कहा ये कोर्ट डिसाइड करेगी। अरे कोर्ट डिसाइड करेगी, आपका क्या स्टैंड है? अरे कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट ही डिसाइड करती है सब कुछ, लेकिन कोई स्टैंड होता है ना, यहां पर भी तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। कन्विक्ट तो अभी भी नहीं, कन्विक्ट तो अभी भी नहीं है मनीष सिसोदिया इस हिसाब से, और बेल ना मिलना भी इस बात का आधार नहीं है कि वो दोषी है कि नहीं है, तो फिर उनका साथ कैसे छोड़ दिया? और केसीआर की बेटी अभी एजेंसी के सामने भी नहीं गई, उनको कैसे आपने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया? अगर इस लॉजिक से जाया जाए तो राहुल गांधी भी बेल पे है, फिर तो आपको उनके भी साथ नहीं होना चाहिए। माता जी से भी रिजाइन कराइए, सबसे रिजाइन कराइए, चिदम्बरम जी को पार्टी बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अर्शप्रीत जी, आपकी पार्टी वैसे ही फर्श पे है, अब क्यों बेकार में? आप भी फर्श पे हैं सर, प्लीज। आप भी फर्श पे, हम भी फर्श पे हैं। नहीं अब वो तो जनता बच जानती है अपने आप में। एक बड़ी अर्श से फर्श पे जो है वो कौन है, उसको वो तो जनता देख रही है, उसमें क्या है, ये लोग जाएगा कौन? लेकिन फर्श पे बैठ के बड़े खुश हैं, इससे नीचे नहीं गिर सकता। नहीं, कैसे नहीं जा सकते? राजनीतिक विश्लेषक साहब जो बैठे हैं वो फर्श पे उठते हैं, इस वजह से करने का डर बना रहता है। आपकी गलत फहमी, आप इससे नीचे नहीं जा सकते। आप 400 से 50 पे आ गए हैं, 10 साल और राहुल गांधी को रखिए, गारंटी से कहता हूँ 5 पे ना आए तो बात नहीं, जा सकते हैं इससे नीचे। होता कि आदमी कर पाओ तो चाहिए सकता है। ओके, विषय पर आते हैं। क्या ये भ्रष्टाचार की जुगलबंदी है? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसी पर आऊँ, मुझे एक ब्रेक और लेना है, फिर शिवम और अर्शप्रीत और अजय जी आपके पास आऊँ, क्योंकि ये जो जुगलबंदी है, मैं फिर कह रहा हूँ कि कल तक आप जिन पार्टियों के विरोध में खड़े हो और अचानक से आपके पास ईडी सीबीआई का नोटिस आ जाए, तो आप उन पार्टियों से सपोर्ट मांगे, उन पार्टियों के सपोर्ट में चले जाएं, फिर वो कोई भी पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, तो साफ लगता है कि यह भ्रष्टाचार की जुगलबंदी है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये भ्रष्टाचार की जुगलबंदी, ये भ्रष्टाचार है नहीं है, लेकिन अगर जुगलबंदी है, तो सवाल है कि अगर बीजेपी से लड़ना है, ईडी से लड़ना सबको जरूरी लगता है, तो फिर सब लोग एक साथ क्यों नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट कांग्रेस क्यों नहीं कर देती अगर उसको लगता है कि ईडी जो है गलत कर रही है, सीबीआई गलत कर रही है? कविता का समर्थन क्यों नहीं कर देती? कविता ने सपोर्ट मांगा, कांग्रेस उसके सपोर्ट पे क्यों नहीं खड़ी हो जाती है? तमाम सवाल है, मैं आऊंगा इस पर एक बार फिर इस ब्रेक के बाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज, लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए, डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं, अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी। आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं। कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रही है। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। की जुगलबंदी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस डिबेट में जो अंतिम जो चरण है, अजय जी जल्दी से ये जो शुरू में अर्शप्रीत जी ने भी कहा, बाकी लोग भी कह रहे हैं भाई जो ईडी जो कार्रवाई करती है उसकी तो जो है उसका आप कन्विक्शन रेट देख लीजिए कितना कम है। तो ऐसे में उसकी कार्रवाई पर सवाल उठते हैं कि भाई इतनी एकदम से छापेमारी बढ़ गई है। तो वो कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल टूल है और इसमें फैक्ट्स कम है और इसमें शोर शराबा ज्यादा है। क्या कहेंगे सर? अशोक सर, ईडी और सीबीआई में एक फर्क छोटा सा बेसिक है। वो एस्टेब्लिश क्राइम करता है, सीबीआई क्राइम को एस्टेब्लिश करता है, लेकिन ईडी सुमोटो केस नहीं लेता। वो पहले से कहीं क्राइम हुआ है उसके ऊपर आगे बढ़ता है और वो मनी ट्रेल की जांच करता है और फिर रिकवरी करता है। वो एक तरह से गवर्नमेंट का वो रिकवरी एजेंट है। इसका मतलब पहले क्राइम हुआ होगा तब उसने केस फाइल किया होगा, इससे पहले नहीं करता। और थोड़ी बहुत हम लोग को भी समझ है। और बिजनेस में देखो, जब तक आप पकड़े नहीं जाते तब तक साधु है और जब पकड़े गए तो सब चोर है। तो वो कहानी तो मुझे पता है, बट व्हाटसोएवर इट इज, वन शुड डू व्हाट एट एनी कॉस्ट इज विदाउट कटिंग डाउन द लॉज ऑफ द लैंड, क्योंकि मनी ट्रेल इज इन द बुक्स, वो बुक्स में होता है। अगर बुक्स मनी ट्रेल को स्थापित करना तो एक चुनौती है, वही ईडी का काम है ऑलरेडी। अशोक सर थोड़ा हाफ अ मिनट, मैं इतना टाइम नहीं लूँ, मैं वैसे भी इस पॉलिटिकल डिबेट में इतना नहीं बोल सकता, आई हैव नो राइट टू स्पीक। जब मनी ट्रेल होता है तो ट्रांजैक्शन रेमिटेंस के थ्रू होता है, MT103 होगा या NEFT होगा या RTGS होगा, स्टैब्लिश हो चुका होता है, उसको फाइंड आउट करके केस रजिस्टर करती है वो आपके क्रिमिनल, आप बुलेट शॉट करते हो उस पे उसका ईडी का केस नहीं होता। सिर्फ पैसे की ट्रेल का जांच, अगर उनके पास कोई सुराग है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो वो केस भी रजिस्टर नहीं कर सकते। ये 2 लाइन की ईडी की प्रिंसिपल है। 157 शेड्यूल्स, 27 एक्ट्स they follow, and it is clear to, it should be clear to everyone. See, politics, whatever it is, I am not interested in politics, but as a businessman we know FEMA and FERA is involved into ईडी। फेमा फेरा के साथ आप गेम मत खेलिए, क्योंकि वहां सब कुछ बुक ऑफ अकाउंट्स में होता है। वहां कोई चीज आप जोर से बोलने से तो आपको लगता है कि ये जो शराब घोटाला, मुझे ये शराब घोटाले पे नहीं बोलूंगा, मैं ये बताऊंगा बुक ऑफ अकाउंट्स में कुछ हुआ है तो वो ट्रेल तो जाएगा और ट्रेल पे ईडी काम करती है। आपके शराब घोटाले नहीं, कोयला घोटाले पे नहीं, आपके इवन आप ये सोचो, एक ईडी के ऑफिसर को सीबीआई ने अरेस्ट किया 2017 में 3 जून को। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, यानी कि ट्रेल्स के ऊपर डिपेंड करता है ईडी का केस, क्राइम पे नहीं। क्राइम अलग चीज, क्राइम को एस्टेब्लिश करने का काम सीबीआई का है। लेकिन मनी ट्रेल, फेमा एंड फेरा पे अगर आप कहीं भी आ चुके हैं और NEFT और RTGS पे आ चुके हैं, आप एस्टेब्लिश होगा। और प्रीडिकमेंट, पहली चीज पहले लोगों को पता होना चाहिए कि सीबीआई की तरह सुओ मोटो केस ईडी नहीं रजिस्टर कर सकती। दे डोंट हैव द राइट बिकॉज द PMLA एग्जिस्ट, नो, सो दे कैन नॉट रजिस्टर अ केस ऐसे सुओ मोटो में। नहीं, सीबीआई कर सकती है एक बार, थाना कर सकता है, लेकिन ईडी नहीं। ईडी तब करेगी जब उसके पास कोई ना कोई सोर्स कहीं ना कहीं मिल चुका होगा। एक, मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन, एंड अगेन आई एम सेइंग इट, आई रिपीटिंग इट, मनी शुड नॉट बी स्मॉल और बिग। If it is there, they have the full right to investigate. Okay, बिल्कुल इन्वेस्ट करने का। अशोक खरेल, मैं फिर एक बार आ रहा हूं कि ये विपक्षी एकता, क्योंकि देखिए 24 की लड़ाई के लिए जो है बार बार ये कांग्रेस भी कह चुकी है, ये बाकी पार्टियां भी कह चुकी हैं कि भाई सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं, बाकी पार्टियां भी कह रही हैं। लेकिन जब कभी ऐसा मौका आता है, क्या आज आप लोग इसलिए नहीं थे क्योंकि आप लोगों को लगता है कि भाई ये शराब घोटाले का जो मामला है ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या इसलिए आज कांग्रेस वहां मौजूद नहीं थी, बाकी तमाम पार्टियां मौजूद थी? देखिए, जहां तक तो यूनाइट होने की बात है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी ट्रिमेंडस जॉब, बहुत बढ़िया काम कर रही है पूरे देश को अपने खिलाफ यूनाइट करने के लिए। जो इन्होंने अब्यूज ऑफ पावर, मिस यूजेज की है एलिजेडली, वो उसकी वजह से मेक श्योर हो रहा है। और दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी के MP मनोज तिवारी साहब ने एक बयान दिया बड़ा इंटरेस्टिंग
कहते हैं कि करप्ट की डेफिनेशन बताई उन्होंने। जो लीडर कहता है कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है वो लीडर करप्ट है, उन्होंने बताया। अब इस हिसाब से, इस लिहाज से तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर करप्ट हो गए, क्योंकि 2014 से पहले वो कहते थे कि मिसयूज हो रहा है सेंट्रल एजेंसीज का, तो भारतीय जनता पार्टी ने आज खुद एडमिट कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स करप्ट है। अश्विन जी, मेरा मूल सवाल अभी भी फिर देखिए वही, आप ये कह दें कि भाई सबको देश के खिलाफ कर लिया, ये बड़ा पॉलिटिकल सा स्टेटमेंट है और इसमें कुछ तर्क नहीं है, क्योंकि आप चुनाव पे चुनाव हम देख रहे हैं और सब जगह सारे राजनीतिक विश्लेषक यही मानते हैं कि अगर वे बीजेपी को हराना, और आप पुराने आंकड़े सारे आंकड़े उठा के देख लीजिए, अगर अभी त्रिपुरा का इलेक्शन देख लीजिए, आप और सीपीएम एक साथ हुए, लेकिन त्रिपुरा मोथा अलग थी, देखिए सब लोग वहां थोड़े वोट बटे, बीजेपी सत्ता में आ गई। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है 24 में बीजेपी को हराने के लिए आपको इन तमाम पार्टियों के साथ आना पड़ेगा, या आप ये देखेंगे कि भाई अगर मनीष सिसोदिया फंस रहे हैं, कविता फंस रही है, तो वहां हाथ नहीं डालेंगे, जहां साफ सुथरी जगह वहीं हाथ डालेंगे? क्या इस तरह की कोई चीज है? जी अशोक जी, मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिए, समय कम है, जल्दी से। हाँ जी, पहले तो 2024 के बारे में आपने पूछा, कांग्रेस पार्टी लीड करेगी ऑपोजिशन को टुवर्ड्स अ मेगा विक्ट्री, कोई दो राह मत रखिए इसमें। और लीड इसलिए कांग्रेस पार्टी करेगी बिकॉज आप आदमी पार्टी और पार्टीज की तरह हमारे पास नेशनल प्रेजेंस है, हमारा कैडर है, हमारा वर्कर बेस है, हमारे पास तजुर्बा है, और हमारे पास वो भी है जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, क्रेडिबिलिटी और लोगों का विश्वास। अब दूसरी बात, आपने कहा साहब क्या हो रहा है आपके साथ, आप इलेक्शन पे इलेक्शन हार रहे हैं, आप पहले तो भूल मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि आप लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे तो शायद आप हरा सकते हैं, मैंने यही कहा, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग हार रहे हो। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं अशोक जी कह रहा हूं, एक टाइम था भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे थी, आज 2 टाइम की सत्ता पार्टी है, टाइम वो भी बदला और टाइम ये भी बदलेगा, दिन ढलने के बाद दिन चढ़ता जरूर है साथ। और तीसरा, आपने इलेक्शन की बात की, अब इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात भी था, हिमाचल भी था, दिल्ली एमसीडी भी था, उसके बाद एक रह गया। ओके सर, आपका 1 मिनट हो गया, लेकिन मैं फिर आपका लास्ट पॉइंट सर आप बीआरएस के साथ जाएंगे क्या? वो सपोर्ट मांग रही है, मेरा सवाल जहां से शुरू हुआ तो मैं फिर आ रहा हूं, आप बीआरएस के साथ जाएंगे क्या? मैं आपको वही बता रहा हूं, 10 सेकंड दे दीजिएगा। हम देश के साथ है, जो देश के साथ है, कांग्रेस पार्टी देश के साथ है, बीआरएस के साथ नहीं है। जहां तक बात है, देश के साथ है लेकिन बीआरएस के साथ नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं। अडानी शो पे आईटी, एटीएस, सीबीएस सभी को इन्वॉल्व हुए, और जो भारतीय जनता पार्टी अब हो गया, समय हो गया। अश्विन जी की आवाज नीचे कर दीजिए, अश्विन जी की आवाज नीचे कर दीजिए, समय हो गया वो, प्लीज। एक ही चीज कहना चाहता हूं, देखिए आयरनी देखिए, एक पार्टी जो इतने बुरी तरीके से ढह गई है, वो आज भी कहती है कि वो हमारे पास है जो बीजेपी के पास नहीं है, एंड दैट इज क्रेडिबिलिटी। मतलब आदमी अगर व्यूअर देख रहा होगा दूरदर्शन का तो हंस देगा वो इस बात पे। खैर, इन्होंने कहा कि जब सुबह होती है तो शाम भी होती है, शाम होती है तो सुबह होती है, चढ़ते हैं तो ढलते भी हैं। सुनिए सर, शाम जब ढलने वाली होगी तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से बल्ब लगाती है उजाले के लिए, जब थोड़ा सा और ढलता है तो उसके बाद बड़ी लाइट लगाती है, और जब थोड़ा सा और ढलता है तो जितनी रोशनी चाहिए उतनी लगाती है, क्योंकि उन्हें पता है उसके लिए करना क्या है। आपके पास एक बुझी हुई ट्यूबलाइट है, आप उसी को लेके चल रहे हैं, दिन में भी, दोपहर भी, शाम भी, रात भी, वो जले ही नहीं है। उसने बर्बाद कर दिया आपको, हटाइए साइड, कुछ नया प्रयोग कीजिए। 58 साल के देश में राज किए ना, सही बल्ब लेंगे बिना फ्यूज के, तो आप अभी भी मुझे लगता है कुछ कर लेंगे। नया प्रयोग क्या होगा, उसी पर तो देश की निगाहें लगी है, और उसी में सबसे बड़ा पेच है, क्योंकि कभी जो है वो लोग सब लोग साथ दिखाई देते हैं जब ईडी सीबीआई का प्रेशर बनता है, लेकिन उसके बाद फिर छिटक जाते हैं। कभी कांग्रेस कहती है हमारे नेतृत्व में आना पड़ेगा, कभी बाकी पार्टियां कहती है क्षेत्रीय पार्टियों का नेतृत्व होगा, कांग्रेस उसके साथ आए, लेकिन जब सीबीआई ईडी आती है तो एक बार फिर भ्रष्टाचार की जुगलबंदी दिखती है। लेकिन ये जुगलबंदी कब तक रहेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।